अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीक 5 के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये उससे वेरी रेलिवेंट है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट टीम के बारे में देखेंगे और फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। ठीक है, वैसे हम लाइफ साइकिल्स को बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को रिवाइज करवाने का मकसद ये है कि हमारा जो नेक्स्ट वीक का लेक्चर होगा, बल्कि इसी वीक में जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसके जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए आपको जो है ये रिवाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स और गवर्नेंस क्या है। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन क्या है? स्टेक होल्डर्स पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन who are who are actively involved in the project, जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, और या फिर ये या फिर क्या, whose interest may be positively or negatively affected, जिनका फायदा या नुकसान हो रहा हो आपके इस प्रोजेक्ट से, by the performance और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के रन होने से, चलने से, गो थ्रू करने से, इसके कंप्लीट होने से, इसके जो है क्रैश होने से उन लोगों का फायदा या नुकसान जुड़ा हुआ हो, वो कौन लोग होते हैं? वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कस्टमर्स, स्पॉन्सर्स, द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहे हैं, और वो लोग जो पब्लिक है जो उसको यूज करने वाली। ठीक है, तो कस्टमर आपके, स्पॉन्सर आपके, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक। तो ये चार मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स है आपकी, जो कि आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। एक होते हैं एग्जैक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट, इट्स डिलीवरेबल्स एंड द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, यानी कि जो आपके जो प्रोजेक्ट के जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो इसके साथ जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसकी डिलीवरेबल्स के साथ, इसके प्रोजेक्ट के फ्लो के साथ जो है इनका ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा होता है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मस्ट आइडेंटिफाई बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे, दोनों स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ताकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की समझ आ सके, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड, और ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के क्या क्या इंटरेस्ट हैं आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको जानना जो है वो आपके लिए यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है। Furthermore, the project manager must manage the influence of the various stakeholders. सब की एक्सपेक्टेशंस को आपने सामने रखना है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को सामने रखना है। ठीक है, वो सारे प्रोजेक्ट को किस अंदाज में लेकर चलना चाहते हैं उसको आपने मैनेज करना है इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट टू इंश्योर अ सक्सेसफुल आउटकम। ठीक है, ताकि आप जब एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट को आपस में मैचअप करें तो आपकी जो आउटकम है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट जो है लाइफ साइकिल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम स्टेक होल्डर्स को देखें तो स्टेक होल्डर्स कौन से हो सकते हैं? आपके वो स्पॉन्सर्स। ठीक है, स्पॉन्सर्स का ताल्लुक किससे होता है? आपकी प्रोजेक्ट टीम के साथ होता है। प्रोजेक्ट टीम के अंदर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, अदर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके उस प्रोजेक्ट के साथ आपके कस्टमर्स यानी कि यूजर्स जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले या आपके बिजनेस पार्टनर्स जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं, उसके अलावा आपके ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो सकती है जो जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसके ऑपरेशंस के साथ है। उसके बाद अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस हो सकता है आपका। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं एक्चुअल में
ये सारे के सारे, ये जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। और इनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट के साथ है। ठीक है, इसमें आपके स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं, आपकी प्रोजेक्ट टीम भी आ जाती है, और आपके जो दूसरे लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये एक जो है रिलेशनशिप है किस चीज का, स्टेक होल्डर्स का और प्रोजेक्ट का। किस तरीके से प्रोजेक्ट के साथ आपके सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आपने इनकी रिक्वायरमेंट को और क्या है, इनकी एक्सपेक्टेशंस को आपने जज करना है। ठीक है, और उसी को ही आपने मैनेज करना है। अगर हम जनरल बात करें कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, तो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स आपके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हो सकती है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की टीम हो सकती है, फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं आपके पास। तो ये जो हैं, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो वेरी कर सकती है। किस तरह से, उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। वेरिंग लेवल्स व्हेन पार्टिसिपेटिंग ऑन अ प्रोजेक्ट। जब भी कोई स्टेक होल्डर आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसका जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज होती जाएगी, चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और ये जो है, यही चीज जो है इफेक्ट करती है आपकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। अब इसकी रेंज क्या हो सकती है, रेंज फ्रॉम ओकेशनल कंट्रीब्यूशंस टू फुल प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप। हो सकता है कि कभी कुछ लोगों का ताल्लुक आपके प्रोजेक्ट के साथ वो इंटरेक्ट करें कभी कभार, और कुछ का ताल्लुक 24 घंटे आपके प्रोजेक्ट के साथ हो रहा हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से आपकी जो है प्रोजेक्ट के साथ उनकी जो है कंट्रीब्यूशंस होंगी, उसी तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी, कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कुछ लोग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालें आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, बल्कि कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। अब इसलिए इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं स्टॉप होता। इट कैन बी डिफिकल्ट, मुश्किल भी हो सकता है। आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेटिव डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कितना किस हद तक उनका ताल्लुक है आपके उस प्रोजेक्ट के साथ ऑन अ प्रोजेक्ट, इज क्रिटिकल। ठीक है, फेलियर टू डू सो कैन एक्सटेंड द टाइमलाइन एंड रेज कॉस्ट सब्सटेंशियली। कि आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और कॉस्ट को जो है सामने रखने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए आपने अपने स्टेक होल्डर्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है। उनकी इन्फ्लुएंस को, उनके इंटरेक्शन को प्रोजेक्ट के साथ किस लेवल तक उनकी इंटरेक्शन है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ड्यूरिंग दी टाइम ड्यूरेशन ही कंप्लीट हो जाए, ना कि फेलियर की तरफ जाए। इम्पैक्ट ऑफ लेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। कभी कभी जो है, जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को देर से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, तो वो आपके प्रोजेक्ट को नुकसान देता है। तो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मैनेज करने के लिए आपको अर्ली स्टेजेस पे ही अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है जी प्रोजेक्ट की टीम। प्रोजेक्ट की टीम, द प्रोजेक्ट टीम इंक्लूड द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब प्रोजेक्ट की टीम के अंदर क्या कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं, हु एक्ट टुगेदर इन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट के लिए टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं वो क्या है, प्रोजेक्ट की टीम का पार्ट है। प्रोजेक्ट टीम इंक्लूड रोल्स सच एज, उनके क्या रोल्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ हो सकता है, प्रोजेक्ट स्टाफ हो सकता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ में और प्रोजेक्ट स्टाफ में भी डिफरेंस है, कि इनके रोल्स सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की है,
इसके अंदर जो है आपके बाकी जो है आपके डिज़ाइनर, कोडर वगैरह, आपकी टीम, आपके टेस्टर्स, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टाफ के अंदर आते हैं। सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स, आपने अगर कहीं जो है ऑफ द शेल्फ जो है आपने कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है जो आपकी उस प्रोडक्ट को जो एवेलुएट कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। यूज़र और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, सेलर्स भी हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, उसमें बिज़नेस पार्टनर मेंबर्स भी हो सकते हैं और आपके बिज़नेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं, सारे के सारे क्या हैं, आपकी प्रोजेक्ट की टीम का पार्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट की टीम का पार्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इनको इंडिविजुअली आपने जो है वो एक्सप्लोर करना है। इंडिविजुअली आपने एक्सप्लोर करना है। अब the composite of the team members, composition of the project team, the composition of project team varies based on factors such as organizational culture. अब ये सारे के सारे मैंने लोग बताए हैं आपको, ये सारे के सारे जो आपके उस प्रोजेक्ट का जो पार्ट होंगे, यानी स्टेक होल्डर्स होंगे, ये किस तरह से जो है वेरी कर सकते हैं, इनके रोल्स कैसे वेरी कर सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मैटर करता है, आपके प्रोजेक्ट का जो है स्कोप मैटर करता है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन भी मैटर करती है। तो इन चीज़ों के हवाले से हो सकता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हो सकता है कुछ लोग जो है अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर। टीम बेस्ड प्रोजेक्ट भी तो होता है ना। तो हो सकता है कि कुछ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ हो, कुछ का ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिजाइनिंग के साथ हो, ठीक है, कुछ का ताल्लुक क्वालिटी के साथ हो, तो कुछ का ताल्लुक कॉस्ट मैनेजमेंट से हो। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर, उसका स्कोप और उसकी लोकेशन जो है वो आपकी मैटर करती है। अब कुछ टीम मेंबर्स होते हैं डेडिकेटेड होते हैं और कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। कुछ डेडिकेटेड होते हैं जो कि आपके सुबह उन्होंने 8 बजे आना है, ठीक है, और शाम को उन्होंने 6 बजे घर जाना है, और वो सैटरडे संडे भी समझ लें उनका इंक्लूड होता है, और वो डेडिकेटेड वे में प्रोजेक्ट के साथ जो है टच होते हैं। और कुछ पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, कुछ वक्त के लिए आते हैं और अपना वो टास्क परफॉर्म करके चले जाते हैं। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल जो है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज सीरीज ऑफ फेजेस। प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो सीरीज ऑफ फेजेस पर मुश्तमिल होता है। दैट अ प्रोजेक्ट पासिस थ्रू फ्रॉम इट्स इनिशिएशन टू क्लोजर, के स्टार्ट से लेके उसकी क्लोजिंग तक आपके जितने भी फेजेस है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या हो सकती हैं? प्रोजेक्ट वेरी इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। देखो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने ढेर सारे प्रोजेक्ट के मेथड्स पढ़े थे, लाइफ साइकिल के मेथड्स पढ़े थे, एजाइल था, उसके अंदर डिफरेंट थे आपके पास मेथड्स। जो 10-12 किस्म की हमने टाइप्स पढ़ी थी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स की। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है मेथड्स, आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के जो तरीके हैं, यानी प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के जो मैकेनिज्म हैं, वो आपने कितनी तरह के मैकेनिज्म्स आप फॉलो कर सकते हैं, कितनी तरह के जो मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं, वो सारे के सारे जो है वो साइज और कम्प्लेक्सिटी के हवाले से चूज किए जाते हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स कैन बी मैप्ड टू द फॉलोइंग जेनेरिक लाइफ स्ट्रक्चर्स। कुछ जो है आपके ये जो स्ट्रक्चर्स है 4-5, इनको सामने रखते हुए आपके प्रोजेक्ट को मैप किया जाता है। नंबर 1, स्टार्ट कैसे करना है प्रोजेक्ट को, ऑर्गेनाइज कैसे करना है और प्रिपेयरिंग कैसे करनी है, कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट वर्क, किस तरीके से उसके टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और कैसे फिर जो है वो प्रोजेक्ट को क्लोज करना है। ठीक है, तो ये 4 जो मेजर आपकी जेनेरिक समझ लें कि आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जो हर लाइफ स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, हर लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। वो बेशक वाटरफॉल है, वो बेशक अजाइल है, वो बेशक जो है आपका जो है क्या कहते हैं कंपोनेंट बेस है, वो आपका एक्टिविटी बेस है, वो आपका जो है जिस तरह के भी आपने प्रोजेक्ट में जो है लाइफ साइकिल्स चूज किए हुए हैं, यानी प्रोजेक्ट मॉडल्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल्स जो आपने जितने जितनी तरह के चूज किए हुए हैं, उसके अंदर ये 4 जेनेरिक एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी ही है। तो टिपिकल कॉस्ट एंड स्टाफिंग लेवल अक्रॉस अ जेनेरिक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जी? अगर आपकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट आउटपुट जो है आप मेजर करना चाह रहे हैं टाइम के हवाले से और आपकी कॉस्ट के हवाले से, अगर जैसे जैसे ही आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वर्क जो है वो काम जो है वो भी बढ़ता जाता है। प्रोजेक्ट का जो चार्टर है वो भी देखिए इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट में कम टाइम था तो कम चार्टर था,
ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपके ऐसा ऐसा जो है वो इंक्रीज जो है पीक पर चला गया। उसके बाद पीक पर जाने के बाद जो है क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो है ये प्रोजेक्ट का जो साइकिल है वो स्टैटिक हो जाता है, और फिर जब आपका प्रोजेक्ट क्लोजिंग की तरफ जाना शुरू होता है तो फिर ये आपका जो टाइम है, आपकी कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो जाती है और आपका टाइम भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी, और ये आपकी जो है ये कॉस्ट कम्प्लेक्सिटी है। ये आपका फेज वन था, ये फेज टू था, ये फेज थ्री था, और ये आपका फेज फोर था। ठीक है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी वेरी करती है, और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी मैटर करती है। और अगर आप देखें इसके अंदर कि प्रोजेक्ट टाइम जो है वो अगर जब बढ़ता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, और जब आपका जो है आपका रिस्क जैसे जैसे कम होता जा रहा है, आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आपके प्रोजेक्ट का रिस्क भी कम होता जा रहा है। स्टार्ट में क्या था, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम थी लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा था। ठीक है, स्टार्ट में आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत कम थी लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हाई था। तो जैसे जैसे आपका जो है रिस्क आपका कम होता गया, आपकी जो है आपका टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की रिस्क के अंदर भी कमी आती जा रही है। तो ये वो पॉइंट था जिधर जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लोजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्लोजिंग के बाद देखिए जब प्रोजेक्ट जब वैल्यूएट करना शुरू करेगा कस्टमर, तो हो सकता है कि तब आपके रिस्क जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। ठीक है, और इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होता है। लेकिन ये भी जो है ये फ़ेज़ इन जो है ये कंट्रोल हो जाता है। एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़ेज़ होता है, वो आपका ये वाला फ़ेज़ होता है, स्टार्टिंग के बाद वाला फ़ेज़। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके आपका जो है प्रोजेक्ट की एक्चुअल जो ड्यूरेशन थी आपकी कैरिंग आउट द वर्क जिसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, ये फ़ेज़ आपका जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है? प्रोजेक्ट के फेजेस जो है, प्रोजेक्ट में बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फेजेस। अ प्रोजेक्ट फेज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉजिकली रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, सारी की सारी इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि जो है ए एक्टिविटी वन जो थी वो एक्टिविटी थ्री के बाद आनी चाहिए थी, एक्टिविटी थ्री जो है वो एक्टिविटी सिक्स के बाद आनी चाहिए थी, इस तरह से ना हो, बल्कि एक लॉजिकली एक उनका सीक्वेंस हो दैट culminates in the completion of one or more deliverables, जो क्लियरली डिफाइन कर रहे हो कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है और किस एक्टिविटी को किस एक्टिविटी के बाद शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो इनिशिएशन जो फेज होता है आपका, वो आपका सबसे पहला फेज होता है। उसके बाद प्लानिंग शुरू हो जाती है, प्लानिंग के अंदर ही मॉनिटरिंग हो रही होती है, कंट्रोलिंग हो रही होती है। देन फिर आप प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं, और एग्जीक्यूशन के बाद फिर प्रोजेक्ट आपका क्लोजिंग की तरफ शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास थी एग्जाम्पल किस चीज़ की, सिंगल फेज प्रोजेक्ट की। अगर आपके प्रोजेक्ट के एक से ज़्यादा फेजेस है तो फिर यहाँ पर आइट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आइट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है मैंने कब परफॉर्म करनी है। ये ना हो कि क्लोजिंग एक्टिविटी जो है आप यहाँ प्लानिंग से पहले परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करते। ठीक है, फेज टू फेज इनके रिलेशनशिप जो है वो वेरी करते हैं। व्हेन प्रोजेक्ट्स हैव मोर देन वन फेज, द phases are part of a generally sequential process designed to ensure proper control of the project and attain the desired product, service or result। अगर जो है आप अच्छी सर्विस अच्छी प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो फेज टू फेज जो इनके रिलेशनशिप्स आते हैं उनको सही तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना या इंडिविजुअलाइज करना ज़रूरी है। अब जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सिक्वेंशियल भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ देखें कुछ मॉडल्स हमें परमिशन देते हैं कि हम पिछले प्रीवियस फेज में वापस आ सकते हैं, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग फेजेस भी हो सकती है कि बार बार हम उस फेज से गुजर रहे हैं, यानी हम फेज 8 में गए थे तो वापस फेज 3 में हम आए, फेज 8 3 से फिर 4 5 6 7 8 से होते हुए हम फिर 8 के अंदर चले गए। तो कुछ आपके रिलेशनशिप जो है वो ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और कुछ आपके सिक्वेंशनल भी हो सकते हैं। सिक्वेंशनल रिलेशनशिप्स की एग्जांपल क्या है कि आप क्या करते हैं, वन अप्रोच टू क्लीनिंग अप अ हैजर्डस वेस्ट साइट, क्या आपके पास कोई एप्लीकेशन थी वेस्ट की, तो आपने क्या करना है उस एप्लीकेशन को कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने फैसिलिटी को डिकम्पोजिंग करनी है। ठीक है,
डिकम्पोजिंग का आपका एक फेज हो जाएगा, उसके बाद आपके पास दूसरा फेज क्या है, उसके बाद आपने वेस्ट रिमूवल और क्लीन अप करना है, उसके बाद आपने लैंडस्केपिंग करनी है। तो इस तरह हर एक फेज के अंदर आपके मल्टीपल फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हर फेज ने शुरू भी होना है, उसने उसकी प्लानिंग भी होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी है, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी है, उसने क्लोज भी होना है। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर भी मल्टीपल फेजेस जो है वो आपके जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्री फेज प्रोजेक्ट है आपका। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट एक्टिविटीज में आप डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो टॉपिक था वो हमारा, वो पढ़ने का मकसद भी यही था। ओवरलैपिंग किस तरह से हो सकती है? ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है कि पोटेंशियल अप्रोच टू बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री, कि आपने एक नई फैक्ट्री बनानी है, ठीक है। न्यू फैक्ट्री में क्या करते हैं, तो पहले डिजाइन फेज आता है आपका। डिजाइन फेज में ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरलैप करता है, ठीक है। बार बार आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अपनी डिजाइनिंग जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो फेजेस हैं, इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, वो आपके जो है वो ओवरलैप हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि सिक्वेंशनल रिलेशनशिप्स का और ओवरलैपिंग का, कि इसके अंदर ये टास्क वेस्ट रिमूवल क्लीनअप जो है वो पहले नहीं हो सकता था, ठीक है। लैंडस्केपिंग इससे पहले नहीं हो सकती थी, इसको एक सीक्वेंस में चलना था। जबकि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये इन एक्टिविटीज के, डिजाइन के और कंस्ट्रक्शन के, ये आपस में जो है हम ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल्स क्या है? प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल्स आल्सो नोन एज फुली प्लान ड्रिवन, ठीक है। जिसके अंदर सारी की सारी आप क्या करते हैं, पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। आर वन इन विच द प्रोजेक्ट स्कोप एंड द टाइम एंड द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डिलीवर दैट स्कोप, ठीक है। कि आपको उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए, आपको अपने प्रोडक्ट का स्कोप डिफाइन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का स्कोप चाहिए, उसका टाइम चाहिए, उसकी कॉस्ट रिक्वायर है, as determined as early in the project life cycle as practically possible। तो इन सारी चीज़ों को पहले कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ताकि आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि आपका जो लाइफ साइकिल है वो कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, तो वो क्या होगा कि वो आपको, आप जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है आपकी प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल की? रिक्वायरमेंट है, आपकी फैसिलिटी है, फिजिबिलिटी है, प्लानिंग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ आपके लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। प्लानिंग और डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग है, टेस्टिंग और टर्नओवर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगले फेज की इंफॉर्मेशन लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस फेज की इंफॉर्मेशन लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस फेज की इंफॉर्मेशन लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो लाइफ साइकिल है वो प्रिडिक्टिव अगर होगा, तो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल के अंदर आप नेक्स्ट फेज की इंफॉर्मेशन को पहले से कलेक्ट करके आप अपने मॉडल को बेहतर बना सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल्स हैं। आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल लाइफ साइकिल्स आर वन इन विच प्रोजेक्ट फेजेस आल्सो कॉल्ड आइटरेशंस, इसको हम पढ़ चुके हैं। इंटेंशनली रिपीट वन और मोर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एज अ प्रोजेक्ट टीम अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, कि आप जैसे चाहें अपनी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप बार बार जो है आइट्रेशन बेस्ड जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स को भी चूज कर सकते हैं, इनकी मेंटल अप्रोच को भी यू चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या कर सकते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद अडाप्टिव लाइफ साइकिल्स होते हैं। अडाप्टिव लाइफ साइकिल्स आल्सो नोन एज चेंज ड्रिवन आर अजाइल मेथड, ठीक है। अजाइल मेथड्स आर इंटेंडेड टू रिस्पॉन्ड टू हाई लेवल्स ऑफ चेंज एंड ऑनगोइंग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। तो जितने भी आपके अजाइल के मेथड्स होते हैं उसके अंदर आपके स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रहती है, ठीक है। और आप जो है अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाई लेवल्स के रिस्पॉन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसके लिए हाई लेवल्स के रिस्पॉन्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये जो था, ये हमारा आज का जो लेक्चर था, इसको हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।